हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैक ऑफ नॉलेज। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ड्राई कफ और क्रूप के केस में क्या क्या मेडिसिन्स है होम्योपैथी की जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इस वीडियो में अपन देखेंगे कि अगर चेस्टी कफ है, उस पेशेंट को चेस्ट में हैवीनेस फील हो रही है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसका म्यूकस एंड फ्लेगम जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो उस केस में क्या क्या सिम्टम्स और देख सकते हैं अपन और क्या क्या मेडिसिन्स इफ़ेक्टिव है। तो अपन देखते हैं चेस्टी कफ के बारे में। वेट कफ क्रूप लाइक में भी इन्फेक्शन, अगर वेट कफ है, क्रूप लाइक है और कोई इन्फेक्शन की वजह से तो हिपार सल्फ देंगे। ऐसा नहीं है तो अपन नेक्स्ट सिम्टम देखेंगे मच फ्लेगम डिफ़िकल्ट टू एक्सपेल, मतलब बलगम उसके बहुत ज़्यादा बन रहा है लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा है उसे, तो उस केस में एंटियम टार्टेरिकम देंगे। और अगर ये सिम्टम भी नहीं है तो अपन नेक्स्ट देखेंगे चेंजेस टू ड्राई कफ एट नाइट, मतलब अगर ये ऊपर वाला सिम्टम नहीं है, मच फ्लेगम एंड डिफ़िकल्ट टू एक्सपेल सिम्टम नहीं दिख रहा है और उस पेशेंट का जो कफ है वो दिन में तो वेट कफ रहता है लेकिन रात के टाइम पे वो ड्राई कफ में कन्वर्ट हो रहा है, सूखी खांसी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केस में अपन क्या सिम्टम और क्या देखेंगे और क्या मेडिसिन होगी। वर्स ऑन टॉकिंग, मतलब ड्राई कफ तो बन रहा है लेकिन वो बात करने से और ज़्यादा बढ़ रहा है तो स्टेनम मेटेलिकम देंगे। और अगर ये ऐसा सिम्टम नहीं है तो पल्सेटिला देंगे। और अगर वो ड्राई कफ में भी वेट कफ है और वो ड्राई कफ में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो अपन देखेंगे उसमें स्पास्म ऑफ चेस्टी कफ ब्रीथलेस मेरेट्स, मतलब ये हो सकता है इस केस में कि ड्राई कफ में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो उस पेशेंट के चेस्ट में स्पास्म, मतलब उसको ऐसा फील हो सकता है कि उसके सीने में ऐसे मरोड़ टाइप आ रही है, वो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है एंड रेटचिंग हो रही है, तो इपिकेक्यूएना दे सकते हैं। और अगर ये सिम्टम भी नहीं है तो अपन पल्सेटिला दे सकते हैं। तो ये तो ये था एक जनरल चार्ट। अब अपन हर मेडिसिन को डिटेल में देखते हैं। एंटियम टार्टेरिकम, कि एंटियम टार्टेरिकम की क्या क्या सिम्टम्स हैं। थ्रू द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व इट डिप्रेसेस द रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, मतलब ये मेडिसिन क्या करती है, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिप्रेस करती है, उनके फंक्शन को डिप्रेस करती है, दस प्रोड्यूसिंग द की नोट ऑफ द रेमेडी। और इसकी वजह से ये इस रेमेडी का की नोट है, वो क्या है अपन आगे देखते हैं। व्हेन द पेशेंट कफ देयर अपीयर्स टू बी लार्ज करेक्शन ऑफ म्यूकस इन द ब्रोंकाई, इट सीम्स एज इफ मच वुड बी एक्सपेक्टोरेटेड बट नथिंग कम्स अप, मतलब क्या होगा इस पेशेंट में, अगर किसी पेशेंट में ये दिख रहा है कि जब वो खांसी आती है उससे तो ऐसा लगता है कि उसके सीने में बहुत सारा म्यूकस है, बहुत सारा बलगम है, और जब म्यूकस एंड इट सिम्स एज इफ मच वुड बी एक्सपेक्टोरेटेड, मतलब वो जो म्यूकस है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, वो बाहर रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर ये सिम्टम किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं तो अपन उससे एंटियम टार्टेरिकम दे सकते हैं, ये बेस्ट मेडिसिन है उसके लिए। नेक्स्ट है एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया का मतलब क्या होता है, पेशेंट में ऑक्सीजन का डिप्राइवेशन हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, बेहोश हो सकता है या कोमा में जा सकता है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे हो जाए तो उस केस में एस्फाइक्सिया के केस में भी एंटियम टार्ट बहुत अच्छी वर्क करती है। इसमें क्या क्या होते हैं, मैकेनिकल एज अपारेंट ऑफ दैट फ्रॉम ड्रॉइंग फ्रॉम म्यूकस इन ब्रोंकाई फ्रॉम इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ लंग्स, मतलब एस्फाइक्सिया किस किस वजह से हो सकता है तो अपन एंटियम टार्ट देंगे। मैकेनिकल है अगर एस्फाइक्सिया तो हो सकता है अगर पेशेंट डूब गया है, कोई पानी में डूब गया है और उसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन डिप्राइवेशन हो गया तो भी एंटियम टार्ट दे सकते हैं। ब्रोंकाई में म्यूकस ज़्यादा इकट्ठा हो गया जिससे उसका एयरवेज प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो एंटियम टार्ट दे सकते हैं। लंग्स का पैरालिसिस है तो उस केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी वर्क करेगी। फ्रॉम फॉरेन बॉडीज इन लैरिंग्स एंड ट्रेकिया विद ड्राउजीनेस एंड कोमा, मतलब अगर लैरिंग्स और ट्रेकिया में कोई और फॉरेन बॉडीज़ आ गई है और उसके साथ साथ ड्राउजीनेस और कोमा में भी अगर पेशेंट है तो भी एंटियम टार्ट दे सकते हैं। ड्राउजीनेस का मतलब होता है एकदम सुस्ती आना, ऐसा लगेगा कि वो पेशेंट सोया रहे, बस दिन भर बैठा रहे या लेटा रहे, वो कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। नेक्स्ट है इन स्प्रिंग एंड ऑटम व्हेन डैम्प वेदर कमेंसेस कफ ऑफ चिल्ड्रन गेट वर्स्ट, मतलब स्प्रिंग और ऑटम का जो महीना होता है, मतलब जो डैम्प वेदर होता है, एकदम नमी वाला मौसम होता है, तो इन मौसम में जो अगर कोई बच्चे को खांसी हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो अगर ऐसा किसी बच्चे में देखने को मिलता है तो अपन उसे एंटियम टार्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्रीवेशन, कि इस एंटियम टार्टेरिकम के पेशेंट के कब प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रीवेट होगी, ज़्यादा बढ़ेगी।
इन डैम्प कोल्ड वेदर, लाइंग डाउन एट नाइट, डैम्प कोल्ड वेदर ठंडा मौसम है या नमी वाला मौसम है, अगर रात के समय वो नीचे सो जाता है तो वार्मथ ऑफ रूम, चेंज ऑफ वेदर एंड स्प्रिंग, मतलब कमरे की गर्मी से या मौसम में कोई चेंज आया, वेदर चेंज है इससे, या फिर स्प्रिंग से भी उस पेशेंट की प्रॉब्लम एग्रेवेट हो सकती है। नेक्स्ट है एमिलियोरेशन, कोल्ड ओपन एयर, सिटिंग अपराइट, एक्सपेक्टोरेटिंग एंड लाइंग ऑन राइट साइड, मतलब खुली ठंडी हवा में अगर वो सीधा बैठा है तो उससे खांसी कम होगी। एक्सपेक्टोरेटिंग मतलब अगर उसका जो स्प्यूटा है, जो बलगम है, वो निकल गया बाहर तो उसकी खांसी में उसे रिलीफ मिलेगा। एंड लाइंग ऑन राइट साइड, और राइट साइड में करवट करके सोने से उस पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। ये अपन ने देखा था एंटियम टार्टेरिकम के सिम्टम्स और एग्रेवेशन एंड एमिलियोरेशन। अब नेक्स्ट है स्टेनम मेटेलिकम, कि इसके क्या सिम्टम्स होंगे। ग्रेट वीकनेस इन चेस्ट, मतलब इसका जो पेशेंट होगा उसे चेस्ट में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी। वर्स फ्रॉम टॉकिंग, लाफिंग, रीडिंग अलाउड, सिंकिंग, सो वीक एंड अनेबल टू टॉक, मतलब अगर वो बात करेगा, तेज बोलेगा या कुछ तेज हंस लेगा तो उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी, उससे ज़्यादा वीकनेस फील होगी, और फिर उसके बाद में वो बात भी नहीं कर पाएगा, इतना ज़्यादा वीक हो जाएगा कि वो बात करने लायक भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कफ, डीप हॉलो शैटरिंग, स्ट्रेंगलिंग, कंक्यूशन इन पैरोक्सिम्स ऑफ 3 कफ, ड्राई वाइल इन बेड इन इवनिंग, एम्प्टी सेंसेशन इन चेस्ट, मतलब उस पेशेंट को जब वो खांसी होगी तब वो एकदम डीप खांसी होगी, हॉलोनेस होगी उसमें, और वो जो खांसी होगी वो 3 के सेट में आएगी, मतलब 3 बार एक साथ खांसी होगी फिर रुकेगी, वो फिर से 3 बार एक साथ होगी। तो इस सेट में अगर चलती है तो स्टेनम मेटेलिकम दे सकते हैं। ड्राई वाइल इन बेड, अगर वो बेड पे सो गया है तो उसकी ड्राई कफ में कन्वर्ट हो जाएगी वो इवनिंग में, या फिर उसे ऐसा लगेगा कि उसके चेस्ट में एकदम एम्प्टीनेस हो गई, कुछ भी नहीं बचा है, उसके चेस्ट एकदम खाली हो गया है, तो अपन स्टेनम मेटेलिकम दे सकते हैं। एक्सपेक्टोरेशन, प्रोफ्यूज लाइक द वाइट ऑफ एन एग, येलो ग्रीन पस ड्यूरिंग द डे, मतलब बलगम, एक्सपेक्टोरेशन का मतलब है कि कब बलगम स्प्यूटा रिलीज होगा और कैसा होगा वो, कि प्रोफ्यूज होगा एकदम वाइट ऑफ एन एग, वो वाइट कलर का हो सकता है, ये येलो और ग्रीन पस के कलर में भी हो सकता है, और वो दिन के टाइम पे ज़्यादा रिलीज होगा। हॉर्सनेस, डीप हस्की हॉलो वॉइस, उस पेशेंट की वॉइस जो होगी वो एकदम हस्की होगी, डीप होगी और हॉलो वॉइस होगी। रिलीव्ड फ्रॉम द टाइम बाय कफिंग और एक्सपेक्टोरेटिंग म्यूकस, और जब वो पेशेंट खांसी करेगा या म्यूकस एक्सपेक्टोरेट करेगा उसके बाद में उसकी वॉइस नॉर्मल होगी और उससे उसकी हॉर्सनेस में रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है एग्रेवेशन, कि कब पेशेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी। हंसने से, गाना गाने से, बात करने से, या उसकी आवाज़ यूज़ करने से, मतलब गले पे कोई भी लोड आएगा तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। राइट साइड में सोने से, ड्रिंकिंग एनीथिंग वार्म, और कोई भी गर्म अगर वो चीज़ खाएगा तो उससे भी उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है पेशेंट की। नेक्स्ट है एमिलियोरेशन, कि कब पेशेंट को रिलीफ होगा। कफिंग और एक्सपेक्टोरेटिंग रिलीव्स हॉर्सनेस, हार्ड प्रेशर, मतलब खांसी करने से और म्यूकस एक्सपेक्टोरेट म्यूकस निकालने से, बलगम रिलीज़ करने से उस पेशेंट की हॉर्सनेस में रिलीफ मिलेगा। एंड हार्ड प्रेशर, अगर उसे दर्द हो रहा है सीने में खांसी की वजह से तो वहाँ पे हार्ड प्रेशर देंगे तो भी उससे रिलीफ मिलेगा। ये था स्टेनम मेटेलिकम के बारे में। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे पल्सेटिला निग्रिकेंस, कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एंड क्या एग्रेवेशन एंड एमिलियोरेशन होते हैं। सो फर्स्ट है अनेबल टू ब्रीथ वेल और इज चिली इन वार्म रूम, मतलब वो पल्सेटिला का जो पेशेंट होगा वो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और गर्म कमरे के अंदर भी उससे ठंड लगेगी पेशेंट को। सिक्रेशंस फ्रॉम ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन आर थिक, ब्लैंड एंड येलोइश ग्रीन, मतलब बॉडी के जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे अगर कोई भी सिक्रेशन होगा तो वो थिक होगा, एकदम ब्लेंड होगा, मतलब उसमें कोई जलन नहीं होगी उन सिक्रेशन में, एंड येलोइश ग्रीन कलर का होगा। एग्रेवेशन, पल्सेटिला के पेशेंट की प्रॉब्लम कब ज़्यादा बढ़ेगी। इन वार्म क्लोज रूम, गर्म और बंद कमरे के अंदर उससे ज़्यादा खांसी हो सकती है। इवनिंग, शाम के टाइम पे ज़्यादा हो सकती है। एट ट्विलाइट, ऑन बिगनिंग टू मूव,
लाइंग ऑन लेफ्ट साइड और ऑन द पेनलेस साइड। मतलब अगर वो चलने की कोशिश करेगा या लेफ़्ट साइड में या फिर जिस साइड में उसे दर्द नहीं हो रहा है उस साइड में सोने से भी उस पेशेंट को खांसी बढ़ सकती है। वेरी रिच फैट इनडाइजेस्टेबल फूड, अगर उसने ऐसा कुछ खा लिया है कि जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है या कुछ फूड इनडाइजेस्ट नहीं हो सकता है तो उससे खांसी शुरू हो सकती है, या अगर हो रही है पहले से तो वो बढ़ सकती है। प्रेशर ऑन द वेल साइड ऑफ इट बी मेट टूवर्ड द डिसीज साइड, मतलब अगर उसके जिधर दर्द नहीं है उस साइड में अगर प्रेशर देते हैं तो वो उसको डिजीज साइड में भी, जिस साइड दर्द हो रहा है उस साइड में भी उससे रिलीफ मिलेगा। वार्म एप्लीकेशन एंड हीट, गर्म एप्लीकेशन से और हीट से भी उस पेशेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रीवेट होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। अब है एमिलियोरेशन, कि पेशेंट की प्रॉब्लम में कब रिलीफ होगा, कब उसे लगेगा कि उसकी खांसी थोड़ी कम है या उसे रिलीफ मिल रहा है। इन द ओपन एयर, अगर वो खुली हवा में है तो उसे रिलीफ मिलेगा। लाइंग ऑन पेनफुल साइड, कोल्ड एयर और कूल रूम, ठंडी हवा में, ठंडे कमरे में या पेनफुल साइड में सोने से। ईटिंग और ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग्स एंड कोल्ड एप्लीकेशंस, मतलब ठंडी चीज़ें खाने से या ठंडी चीज़ें लगाने से भी उस पेशेंट की प्रॉब्लम में उसे रिलीफ मिलेगा। ये अपन ने देखा था पल्सेटिला निग्रिकेंस के बारे में, उसकी क्या एग्रेवेशन, मतलब कब प्रॉब्लम बढ़ेगी, एंड क्या एमिलियोरेशन है, कब उसकी प्रॉब्लम में रिलीफ मिलेगा, उसके बारे में। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इपिकैक्यूएना, कि इस मेडिसिन के क्या सिम्टम्स है कफ के केस में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के केस में, और उसके क्या एग्रेवेशन एंड एमिलियोरेशन है। सो फर्स्ट, कफ ड्राई स्पास्मोडिक, मतलब सडनली होगी खांसी और वापस रुक जाएगी, उसमें ड्राइनेस होगी। कॉन्स्ट्रिक्टेड अस्थमेटिक, मतलब हो सकता है उस पेशेंट को अस्थमा हो जिससे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो कफ के टाइम पे। कॉन्स्ट्रिक्शन फील होगा उसे गले में, उसके लैरिंग्स में या ट्रेकिया में। डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग फ्रॉम लिस्ट एक्सरसाइज, मतलब अगर वो थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करेगा तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। वायलेंट डिस्पनिया विथ वीजिंग एंड एंजाइटी अबाउट द स्टमक, और एकदम से उसे डिस्पनिया हो सकता है, सडनली डिस्पनिया का अटैक हो सकता है। वीजिंग एंड एंजाइटी अबाउट स्टमक, मतलब उसे पेट में भी दर्द हो सकता है या ऐसा फील हो सकता है, कुछ अलग सेंसेशन उसे फील हो सकते हैं पेट में भी। वूपिंग कफ, वूपिंग कफ का मतलब एक काली खांसी। चाइल्ड लूसेस ब्रीथ, अगर किसी बच्चे में हो गया तो वो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, वो सांस नहीं ले पाएगा। टर्न्स पेल, वो एकदम पेल कलर का, येलोइश वाइटिश कलर का हो जाएगा बच्चा जो है। स्टिफ एंड ब्लू, या उसमें एकदम वो स्टिफ, मतलब वैसा जैसा है वैसा का वैसा रुक जाएगा क्योंकि उसके ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी। एंड ब्लू कलर में भी टर्न हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस नहीं ले पा रहा है, उससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है और इस वजह से उस बच्चे का कलर ब्लू भी हो सकता है, ब्लूइश कलर में भी आ सकता है। स्ट्रैंगलिंग विथ गैगिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ म्यूकस, मतलब गैगिंग उसे फील हो सकती है और उसे वॉमिटिंग भी हो सकती है जिसमें म्यूकस रिलीज़ हो सकता है। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज और माउथ, और अगर किसी पेशेंट के नाक से या मुंह से खांसी के टाइम पे ब्लड आ रहा है, म्यूकस के साथ ब्लड भी आ रहा है, तो भी अपन इपिकैक्यूएना उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट है कफ विथ रैटलिंग ऑफ म्यूकस इन ब्रोंकाई व्हेन इंस्पायरिंग थ्रेटन्ड सफोकेशन फ्रॉम म्यूकस, मतलब उस पेशेंट को खांसी होगी, उसे ऐसा लगेगा कि उसके ब्रोंकाई में कफ के मूवमेंट की वजह से आवाज़ आएगी उस पेशेंट में, जब वो सांस लेगा तब उससे खांसी बढ़ सकती है। थ्रेटन सफोकेशन फ्रॉम म्यूकस, और वो ब्रोंकाई में म्यूकस इकट्ठा होने की वजह से उस पेशेंट को सफोकेशन फील होगा, वो सांस नहीं ले पाएगा सही से। अब इपिकैक्यूएना के पेशेंट के कब एग्रेवेशन होते, कब उसकी खांसी और सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। विंटर इन ड्राई वेदर, अगर ठंडा मौसम है, बाहर सूखा क्लाइमेट है और ड्राई वेदर है तो उस पेशेंट की खांसी ज़्यादा बढ़ सकती है। वार्म मॉइस्ट साउथ विंड्स स्लाइटेड मोशन, मतलब गर्म क्लाइमेट से, मॉइस्चर है अगर क्लाइमेट में उससे, साउथ विंड से, और अगर वो थोड़ा सा भी मोशन करता है, मूवमेंट करता है, तो इस वजह से इपिकैक्यूएना के पेशेंट की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये अपन ने देखा था चेस्ट कफ के बारे में, और इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ड्राई कफ एंड क्रूप के बारे में बताया था। तो अपन इनके सिम्टम्स देख के अपन डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मेडिसिन देनी है, और आप प्रॉपर
डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से इन मेडिसिन को ले सकते हैं कि किस डोज में लेनी है और किस पोटेंसी में लेनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ये मोर और ज़्यादा अपडेट्स मिलती रहे ऐसी।